एक खामोश ख्वाब की शुरुआत। कुछ कहानियां दिल को छूती हैं, कुछ दिमाग को झकझोरती हैं, लेकिन एनी फ्रैंक की डायरी वो सीधा इंसान की आत्मा से बात करती है। ये कहानी है एक 13 साल की लड़की की, जो हंसती थी, जो चंचल थी, जो सपने देखती थी, लेकिन जिसका बचपन छीन लिया गया इतिहास की सबसे बेरहम जंग ने। उसका नाम था एनी फ्रैंक। 13वें साल की उम्र में, जब बाकी बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं, तब एनी ने अपनी पहली डायरी में एक ऐसा संसार रचा जो आगे चलकर करोड़ों लोगों का आईना बन गया। उसका जन्म 12 जून 1942 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ, लेकिन जब नाजी पार्टी की कट्टरता बढ़ने लगी तो फ्रैंक परिवार ने एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में बसने का फैसला किया, पर वो भी सुरक्षित नहीं था। 1940 में जब हिटलर ने नीदरलैंड पर हमला किया तो एनी का परिवार धीरे धीरे उस मकड़जाल में फंसता चला गया जिससे बच पाना नामुमकिन था। एनी की डायरी उसे उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। वह डायरी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, वह एनी की सबसे गहरी दोस्त बन गई। उसने अपनी डायरी को नाम दिया किट्टी, क्योंकि जब बाहर कोई सुनने वाला नहीं होता तो इंसान खुद अपने शब्दों को साथी बना लेता है। एनी लिखती है, मैं उम्मीद करती हूं कि मैं तुमसे सब कुछ कह सकूंगी जैसे मैं किसी से कभी नहीं कह पाई। ऐसी गहराई, ऐसी ईमानदारी उसकी हर पंक्ति में बहती है। 1942 का साल था, जुलाई का महीना। तभी एनी की बड़ी बहन मार्गोट को नाजी सरकार से एक नोटिस मिला। उसे आदेश दिया गया था कि वह रिपोर्ट करे। जैसे ही वो नोटिस आया, पूरा परिवार समझ गया अब उनके पास समय बहुत कम है। इसी डर के चलते ऑटो फ्रैंक, एनी के पिता, अपने पूरे परिवार को एक गुप्त ठिकाने में ले आए। यह ठिकाना था सीक्रेट एनेक्स, यानी एक छिपा हुआ कमरा जो ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की इमारत के पीछे बना था। इस कमरे का रास्ता एक बुकशेल्फ से ढका गया था ताकि कोई जान न सके कि पीछे कोई इंसानी जिंदगी सांस ले रही है। इस गुप्त स्थान में एनी, उसके माता पिता, उसकी बहन मार्गोट और 4 और लोग रहने लगे। मिस्टर और मिसेस वैन डैन, उनका बेटा पीटर और एक डेंटिस्ट मिस्टर डैसेल। 8 लोग एक छोटे से कमरे में, बिना शोर, बिना धूप, बिना दुनिया। एनी की जिंदगी एकदम बदल गई थी। उसके लिए अब हंसी, दोस्त, स्कूल सब बीते कल की चीजें थीं, पर डायरी वही एकमात्र जगह थी जहां वो खुलकर सांस ले पाती थी। उसने वहां लिखा, कागज लोगों से ज्यादा सब्र रखता है, क्योंकि जब लोग खामोश हो जाते हैं कागज तब भी सुनता है। एनी को लिखना पसंद था। वो हर दिन की बातें, हर डर, हर छोटी उम्मीद, हर मन की बात उस डायरी में उकेर देती थी। कभी वो खुशी से लिखती, कभी डर से कांपते हुए, कभी रात को गोलियों की आवाज सुनकर थरथराती, कभी पीटर की आंखों में कुछ नया महसूस करती। वो बचपन और जवानी के बीच एक अनजाने रास्ते पर थी जहां कोई मोड़ साफ नहीं था। गुप्त एनेक्स में दिन बेहद लंबे होते थे। वहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाहर की आवाज नहीं आती थी, बस एक भारी सी खामोशी थी जो हर पल डर और चिंता से भरी रहती थी। दिन में वो लोग चल नहीं सकते थे, कोई आवाज नहीं कर सकते थे, हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता था। कभी अगर नीचे ऑफिस में कोई आ जाता तो सभी सांस तक रोक लेते। खाना बेहद सीमित था, कभी सिर्फ सूखा ब्रेड, कभी बासी सब्जी। लेकिन एनी की भूख सिर्फ रोटी की नहीं थी, वो चाहती थी आजादी, बोलने की, हंसने की, जीने की। वो पीटर के करीब आती गई। उसे लगता था इस बंजर दुनिया में शायद वही एक इंसान है जिससे वो कुछ कह सकती है। धीरे धीरे एक किशोरी का दिल किसी को चाहने लगा, पर एनी को खुद पर भी शक होता था। क्या ये सच्चा प्यार है या बस अकेलेपन की तड़प? एनी ने खुद के अंदर 2 एनी देखी। एक जो सबके सामने हंसती है, चुलबुली है, मजाक करती है, और दूसरी जो अंदर से टूटी हुई है, जो हर रात रोती है, जो डर के साए में खुद को समेटे रहती है। वह लिखती है, मैं जानती हूं कि मैं अंदर से अलग हूं, मैं बाहर की एनी नहीं हूं। वो तो सिर्फ एक मुखौटा है। गुप्त एनेक्स में दिन बीतते रहे। बाहर की दुनिया में युद्ध जारी था। जर्मन सैनिक हर यहूदी को ढूंढ रहे थे। हर दरवाजा खतरा बन चुका था। एनी को अब यह महसूस होने लगा था कि अगर वह कभी इस दुनिया में बाहर आएगी तो वो एक लेखक बनेगी। वह चाहती थी कि उसकी बातें, उसकी डायरी लोगों तक पहुंचे। वह लिखती है, मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। क्या किसी 13 साल की बच्ची का ऐसा सपना हो सकता है? हाँ, अगर वो एनी फ्रैंक हो। उसकी सोच में गहराई थी, उसकी बातों में दर्द था, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके शब्दों में उम्मीद थी। वह कहती है, इतनी बर्बादी के बावजूद मैं अब भी मानती हूं कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। एक बच्ची जो सबसे बड़ा अत्याचार देख रही थी
उसके अंदर इतनी इंसानियत थी कि वो अपने दुश्मनों को भी समझने की कोशिश कर रही थी। एनी की हर पंक्ति एक मोमबत्ती की तरह जलती है जो अंधेरे में भी रोशनी देती है। 1944 का साल था। एनी की डायरी अब और भी गंभीर हो गई थी। वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह बन गई थी समय की सबसे सच्ची गवाह। लेकिन समय क्रूर होता है। जिस दिन सबको लगने लगा था कि अब शायद ये डर का दौर खत्म हो जाएगा, उसी दिन नाजी पुलिस ने गुप्त एनेक्स को खोज निकाला। एनी और उसके पूरे परिवार को पकड़ लिया गया। वह पल जब उम्मीद थम जाती है। गुप्त एनेक्स में एनी फ्रैंक और बाकी 7 लोग 2 वर्षों तक छिपे रहे। जी हाँ, पूरे 2 साल, जिन्होंने उन्हें सिर्फ जीवित नहीं बल्कि भीतर से बदल कर रख दिया। एनी की डायरी में अब न सिर्फ डर था, बल्कि समय के साथ एक ऐसी गहराई आती जा रही थी जो किसी किशोरी की लेखनी से उम्मीद नहीं की जाती। उसके शब्दों में अब सोच की परिपक्वता थी, भावनाओं की ऊंचाई थी और दर्द की एक स्थायी लहर थी जो हर पन्ने पर बहती थी। वह अब एक लेखक बनना चाहती थी। उसने सुना था कि युद्ध के बाद सरकार आम नागरिकों द्वारा लिखी गई कहानियों को इकट्ठा कर रही है जो नाजी अत्याचार के दस्तावेज बन सकें। एनी के भीतर एक चमक दौड़ गई। उसे लगा, क्या पता मेरी डायरी भी किसी दिन छपे, किसी दिन लोग जाने कैसे एक यहूदी बच्ची ने अंधकार में उजाला लिखा। उसने अपनी पुरानी प्रविष्टियां फिर से पढ़ी, कई को फिर से लिखा, कई को साफ किया। उसने खुद पर काम किया, अपने विचारों को मांझा। उसकी भाषा, उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास सब धीरे धीरे बदलने लगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 अगस्त 1944 सुबह का वक्त था। गुप्त एनेक्स की दीवारों पर कुछ अलग आहटें गूंजी। नाजी पुलिस ने वहां धावा बोला। किसी ने एनी के परिवार की जानकारी जर्मन सेना तक पहुंचा दी थी। अब तक की सबसे भयानक आशंका सच में बदल चुकी थी। एनी और उसके परिवार के साथ साथ बाकी सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। डायरी वहीं रह गई, किताबों के ढेर में छुपी हुई उस गहरी खामोशी की साक्षी बनकर। उन लोगों को एम्स्टर्डम से वेस्टरबोर्ग कैंप ले जाया गया और फिर वहां से ऑशविट्ज, एक नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती है। एनी को नहीं पता था कि वह अब कभी वापस नहीं लौटेगी, पर उसने हार नहीं मानी। वहां भी उसने जज्बा नहीं खोया। वहां भी वह अपनी बहन मार्गोट को ढाढ़स देती रही। लेकिन उन कैंपों में कोई जज्बा, कोई इंसानियत नहीं बची थी। वहां सिर्फ 2 चीजें थीं, भूख और मौत। कभी एक समय पर एनी ने लिखा था, मैं डरती हूं कि कभी मेरी आत्मा इन हालातों में हार जाएगी। और उस भयावह सर्दी में, जिसे इतिहास भूल नहीं सकता, मार्गोट पहले गई। भूख और बुखार से कमजोर शरीर धीरे से एक रात ढह गया। एनी ने अपनी बहन को जाते देखा। उसके बाद वह खुद भी अधिक दिन नहीं टिक सकी। 1945 में बर्गेन बेल्सेन कैंप में सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ही जब युद्ध खत्म होने वाला था, एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई। वह 16 वर्ष की भी नहीं थी। 16 नहीं, सिर्फ 15 साल और कुछ महीने। एक जीवन जो अपने पूरे रंग दिखा भी नहीं पाया था, वो बुझा दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी डायरी, जो एनी की सबसे प्यारी किट्टी थी, जो उसने हर दिन संजो कर लिखी थी, जो उसके सबसे गहरे राज जानती थी, वही डायरी आगे चलकर उसकी आवाज बनी। मिपगिस, जो पहले भी एनी के परिवार की मदद करती थी, उन्हें वो डायरी गुप्त एनेक्स से मिली। उन्होंने उसे संभाल कर रखा और जब युद्ध समाप्त हुआ और उन्हें पता चला कि एनी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह डायरी उन्होंने ऑटो फ्रैंक को दी, एनी के पिता को, जो उस पूरे परिवार से अकेले बच पाए थे। ऑटो फ्रैंक ने जब पहली बार वो डायरी पढ़ी तो वो टूट गए। लेकिन साथ ही उन्हें महसूस हुआ, उनकी बेटी ने सिर्फ लिखा नहीं था, उसने इतिहास रचा था। उन्हें यह भी मालूम था कि एनी चाहती थी कि उसकी डायरी दुनिया पढ़े। ऑटो ने उसका सपना पूरा किया। सन 1947 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पहली बार प्रकाशित हुई। पहले नीदरलैंड में, फिर पूरे यूरोप में और फिर पूरी दुनिया में। लोगों ने पढ़ा, समझा और रोए। एनी की कहानी अब सिर्फ एनी की नहीं रही, वो उन लाखों यहूदियों की बन गई जो बिना जुर्म के मारे गए। वो बन गई इंसानियत की आखिरी पुकार। एनी ने लिखा था, मैं अब भी मानती हूं कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। शायद वही भावना थी जिसने उसकी डायरी को इतना जिंदा रखा। आज एनी फ्रैंक एक नाम नहीं, एक प्रतीक है, साहस का, सच्चाई का और उस उजाले का जो सबसे काले अंधेरे में भी जल सकता है। एक डायरी जो गूंज बन गई। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां एनी फ्रैंक का जीवन थम गया, लेकिन उसकी आवाज, उसके शब्द, उसका ख्वाब आगे बढ़ने लगे। उन्हीं पन्नों से जिन्हें एनी ने लिखा था, छुपते हुए, डरते हुए,
मगर पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ। ऑटो फ्रैंक, एनी के पिता, जब बर्गेन बेल्सेन के शिविर से जीवित लौटे तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनके परिवार का कोई सदस्य जिंदा है या नहीं। पर जब धीरे धीरे एक एक करके सच्चाइयां सामने आईं तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही बनी कि अब वे अकेले हैं। एक पिता जिसने अपनी पत्नी, 2 बेटियां और अपनी दुनिया खो दी थी, लेकिन जिसकी बेटी ने जाते जाते अपने शब्दों में पूरा इतिहास सहेज दिया था। जब ऑटो को मिपगिस ने एनी की डायरी दी तो वे एक एक पन्ना पढ़ते गए, रुकते गए, रोते गए। उन्हें एनी की 2 शक्लें नजर आईं, वो जो गुप्त एनेक्स में उनके साथ रहती थी और वो जो इन पन्नों में थी, गंभीर, गहराई से भरी, समझदार। उन्होंने महसूस किया यह सिर्फ एनी की डायरी नहीं है, बल्कि उस पूरी पीढ़ी की गवाही है जिसे जीने का हक नहीं मिला। सन 1947 में जब डायरी पहली बार प्रकाशित हुई, उसका नाम रखा गया हेट अक्टरहाइस, यानी द सीक्रेट एनेक्स। पहली बार ये नीदरलैंड में छपी। कुछ ही महीनों में इस किताब ने लोगों के दिलों में ऐसा घर बनाया जो वक्त और जमाने की सीमाओं से परे था। इसमें गोलियों की आवाज नहीं थी, न ही युद्ध के नक्शे, न कोई राजनीतिक प्रचार। फिर भी यह किताब लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदलने लगी। एनी की सादगी भरी बातें, उसका खुद से संवाद, उसका डर और उसकी उम्मीद हर पाठक को ऐसा महसूस कराते जैसे वो खुद गुप्त एनेक्स में बैठा हो। फिर यह डायरी जर्मन भाषा में छपी, फ्रेंच में, इटालियन में और फिर अंग्रेजी में। सन 1950 में इसका नाम रखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और तब से यह पूरी दुनिया की किताब बन गई। स्कूलों में इसे पढ़ाया जाने लगा, विश्वविद्यालयों में इस पर शोध होने लगे, थिएटर, फिल्में और प्रदर्शनियों ने इसे मंच पर उतारा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हर पाठक को यह डायरी एक आईना बनकर दिखाई दी। एनी का संघर्ष, उसकी मासूमियत, उसकी कलम हर किसी को छू जाती थी। लोग हैरान थे, कैसे एक 13 वर्ष की बच्ची इतनी गहराई से दुनिया को देख सकती है। वो डायरी आजाद थी, लेकिन उस बच्ची को कभी आजादी नहीं मिली थी। दुनिया एनी फ्रैंक को जानने लगी, पर एनी को वो दुनिया कभी देखने नहीं मिली। यही त्रासदी, यही विडंबना उस डायरी की आत्मा बन गई। ऑटो फ्रैंक ने एक बार कहा था, मैंने अपनी बेटी को 2 बार खोया, एक बार जब वह मरी और दूसरी बार जब मैंने उसकी डायरी पढ़ी। ये शब्द हर उस पिता के दर्द को दर्शाते हैं जो अपनी संतान को बचा नहीं सका, लेकिन उसके शब्दों को अमर बना दिया। साल बीतते गए, किताब की लाखों करोड़ों प्रतियां छपती रहीं। एक ऐसा दौर आया जब यह किताब सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि सत्य की मशाल बन गई। एनी का नाम अब हर उस जगह गूंजने लगा जहां अन्याय होता है, जहां मासूमियत मारी जाती है, जहां सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है। उसके शब्द हर मानव अधिकार की आवाज बन गए। उसने लिखा था, मैं एक दिन लेखक बनना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे शब्द जिंदा रहें। एनी को नहीं मालूम था कि वो इतिहास की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिकाओं में से एक बन जाएगी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी डायरी एक दिन विश्व में सबसे ज्यादा अनुवादित आत्मकथाओं में से एक होगी, लेकिन ऐसा हुआ। और हुआ इसलिए क्योंकि उसमें जो लिखा था वो सिर्फ एनी की बात नहीं थी, वो हर उस इंसान की बात थी जो कभी डर से नहीं बोल पाया। जब एक डायरी विरासत बन गई, कहते हैं जिसकी सांसें रुक जाती हैं उसकी आवाज भी रुक जाती है। लेकिन एनी फ्रैंक की आवाज उसकी डायरी के पन्नों में कैद होकर समय की सीमाओं को लांघ गई। एनी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके अपने शब्दों में कहें तो वह मरने के बाद भी जीना चाहती थी, और सच यही है, वह आज भी जिंदा है। उसकी डायरी, जिसे उसने डर और उम्मीद के बीच लिखा, आज उस पीड़ा की सबसे सच्ची दस्तावेज बन चुकी है जो इतिहास में कभी दोहराई नहीं जानी चाहिए। वर्षों बीत गए। सन 1960 में एम्स्टर्डम में वही गुप्त एनेक्स जिसमें एनी 2 वर्षों तक छिपी रही, आज एनी फ्रैंक हाउस बन चुका है। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं, उस खामोश जगह को महसूस करने जहां कभी एक बच्ची ने अपने सपनों को दीवारों पर चिपकाए पोस्टर और एक डायरी के पन्नों में जिंदा रखा था। वो छोटी खिड़की जहां से एनी आसमान को देखती थी, वो बिस्तर जिस पर वो रात भर करवटें बदलती थी, वो सीढ़ियां जो गुप्त एनेक्स तक जाती थीं, अब साक्षी हैं उस इतिहास की जिसे भूलना मानवता की सबसे बड़ी गलती होगी। दुनिया के हर कोने में एनी फ्रैंक की कहानी पहुंच चुकी है। उसकी डायरी अब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि चेतावनी है कि नफरत जब हद पार करती है
तो इंसान का इतिहास शर्मसार हो जाता है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में, मानवाधिकार संगठनों के अभियानों में, साहित्य की चर्चाओं में, हर जगह एनी की डायरी ने एक नई परिभाषा बनाई है। उसने सिखाया कि साहस चुपचाप भी जिया जा सकता है, कि सबसे घुटन भरे माहौल में भी इंसानियत की रोशनी दमक सकती है। उसने हमें बताया कि जब दुनिया चुप हो जाती है तो एक बच्ची की कलम क्रांति बन सकती है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा अन्याय से पीड़ित होता है, जब कोई इंसान डर के साए में जीता है, जब कोई दुनिया को अपने शब्दों से बदलना चाहता है, तो सबसे पहले याद आता है एनी फ्रैंक। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई तो जान लीजिए, ऐसी कई अनसुनी अनकही किताबें हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई हैं। ऐसी ही जीवन से जुड़ी किताबों की समरी, उनकी सच्ची भावनाएं और हर शब्द का सार लेकर हम आते हैं आपके अपने चैनल बुक्स फॉर गोल पर, जहां हम किताबों को आवाज देते हैं और कहानियों को जिंदगी बना देते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।